नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 12th का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है तो वही है। और यहां इस चैप्टर का मैग्नेटिज्म के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे। वेटेज बहुत तगड़ा रखता है यार। जेईई मेन और एडवांस्ड में भी इससे सवाल मस्त मस्त आते हैं और उन सवालों को हम जरूर करने का प्रयास करेंगे और करेंगे फोड़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात करी थी, उसको मैं हल्का सा आपको समझा देता हूं अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है। फिर भी तो कोई भी अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये सवाल पूछा था एच सी वर्मा सर के साथ, मैंने उनका वीडियो भी देखा था। मैंने भी सर्च किया कि यार ऐसा होता क्योंकि मूविंग चार्जेस के चलते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। बेसिकली अगर कोई चार्ज किसी एक पर्टिकुलर नेट फ्लो हो जाए किसी चार्ज का तो उसे करंट कहते हैं। यानी मूविंग चार्जेस के चलते मैग्नेटिज्म कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रही है, फिर मैग्नेटिज्म का इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ऐसा होता क्यों है? तो ये हायर क्लासेस में उन्होंने बताया कि ऐसा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस समझिए कि ऐसा होता है। जैसे आपने ये समझा कि कोई भी अगर स्टैटिक चार्ज आपके आसपास रखा हुआ है, उसके आसपास अगर मैं किसी और चार्ज को लेकर आऊं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। उसी प्रकार से कोई भी करंट कैरिंग वायर है यानी उसके अंदर मूविंग चार्जेस हैं और अगर उसके पास कोई मैग्नेटिक नीडल या फिर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, यानी उसके ऊपर डिफ्लेक्शन होगा, यानी उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। बस समझ लीजिए, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये सर एच सी वर्मा सर ने बताया तो हमने भी बता दिया कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बायोट सैवर्ट लॉ के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, जिससे बहुत बेहतरीन मतलब इस चैप्टर की सबसे खास बात, सबसे मजेदार बात यह है कि बहुत ही 2-3 आपको फॉर्मूले याद करना है, खड़ाक से सवाल होने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट थोड़ा सा मैं उसके बारे में हम चर्चा करना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है कि आपने जब क्लास 11th में पढ़ा होगा कि कोई भी एक फिक्स्ड सेंटर से आप कोई स्टोन लेकर अगर आप घुमा रहे हैं तो इस पॉइंट पर मान लीजिए अगर वो कुछ इस प्रकार से घूम रहा है तो इसकी अगर मुझे इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए तो दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन, यही उसकी डायरेक्शन होती है। इस पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो ये डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पर 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 ये डायरेक्शन होगा। तो ऐसे ही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सर्कुलर लूप्स में होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं? सर्कुलर लूप्स में होते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि हमें कैसे पता? तो सिंपल से एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि किसी भी शीट के ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स रखी हल्की हल्की और उसके नीचे मैग्नेट रख दिया, तो उन सब ने अपने आप को एक सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में अरेंज कर लिया। इससे हमें पता चला कि हाँ भैया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर लूप्स में ही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप्स में है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन जानना हो तो उसके लिए मैंने आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि किसी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए होगा तो मैं टेंजेंट का डायरेक्शन देखूंगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आसान सी बात है। आगे बढ़ते हैं, जो कि आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट समझने के बाद एक थोड़ा सा मजेदार कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, हाँ है ना। अब मान लीजिए मैंने एक करंट कैरिंग वायर रखा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट जो कि एक एक्स जेड प्लेन में। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन ये जेड एक्सिस में है। क्या आप समझ पाए? मतलब ये अगर ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मेरा ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, सामने की तरफ में। भाई ये जेड एक्सिस में ऐसे तो दिखा नहीं सकता, भाई बना नहीं सकता, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी मेरे पास है नहीं। अगर बनाना होता तो मैं ऐसे जेड एक्सिस ऐसे चिपकाता। बेसिकली ये जेड एक्सिस मैंने दिखाया यहां पर, लेकिन ये है ऐसे। यानी मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो सामने की तरफ है एक्स एक्सिस के पैरेलल में। तो अब आपको ये बताना है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इस पॉइंट पर ओ पॉइंट मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये बार बार आपको परेशान करेगा और मैं पहले ही बता रहा हूं कि एक बार में आपको क्लियर नहीं होगा। पहले ही बता रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा समझाने का, लेकिन एक बार में क्लियर नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्लियर हो जाए तो भाई साहब इससे बेहतरीन क्या ही बात होने वाली। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं इससे आपको समझाना चाहता हूं जो आपको क्लियर होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूं, मैंने एक पेज अगर लिया, मान लीजिए मेरे पास एक पेज है
अगर मान लूं कि ये मेरा एक प्लेन है और जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और मैं यहां से अपनी आंखों से देख रहा हूं, मतलब मेरे लिए वो इस तरीके से ऊपर है, मतलब मैं अगर देखूं तो मेरे लिए मेरे तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ। यानी अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को कुछ इस प्रकार से रख लूं तो ये कुछ इस हिसाब से होगा। अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस हिसाब से हो रहा है, मेरा करंट जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, मैं ऊपर से इसको देख रहा हूं। ठीक, क्या ये बात क्लियर है? मेरा करंट ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक, अब ऊपर की तरफ आ रहा है तो राइट हैंड थंब रूल अगर मैं लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? इस तरीके से होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से अरे यार ये बार बार मुड़ जा रहा है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। किस तरीके से? इस तरीके से। क्या आप समझ पा रहे हो यार? क्या आप समझ पा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होने वाली। अब इसी में समझने वाली मजेदार बात यह है कि क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर मेरा ये जो करंट कैरिंग वायर है तो करंट की जो अगर डायरेक्शन मेरा वाई एक्सिस में है, करंट की जो डायरेक्शन है अगर वाई एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरा एक्स जेड प्लेन में बन रहा है। ये कौन सा प्लेन है भाई? ये एक्स जेड प्लेन है। क्या बोला? अगर मेरा करंट का डायरेक्शन वाई एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे इस प्लेन पर बन रहे। आप ये तो समझ पा रहे हो ना यार, करंट ऊपर में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी के ऊपर बनेंगी, इसी प्लेन पर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ या ना? यानी ये प्लेन कौन सा है? ये प्लेन है एक्स जेड प्लेन। अब ये एक्स जेड प्लेन कैसे हुआ? क्या आप समझ पा रहे हो कि ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस, ये सामने की तरफ जेड एक्सिस और ये है माइनस जेड एक्सिस। यानी अगर वाई एक्सिस में मेरा करंट कैरिंग वायर ऊपर जा रहा है, मेरा करंट ऊपर की डायरेक्शन में यानी वाई एक्सिस में है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो एक्स जेड प्लेन में होगा, यानी उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। यही बस मैं समझाना चाहता हूं। अगर आपका करंट का डायरेक्शन कोई भी एक्सिस में है, मान लेते हैं वाई एक्सिस में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में रहेंगी, यानी एक्स जेड प्लेन में। वैसे ही अगर मेरा करंट जो है वो एक्स एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होने वाली हैं, यानी वाई जेड प्लेन में। अगर मेरा करंट जेड एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्स वाई प्लेन में रहने वाली है। ये बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। मैं लिख नहीं रहा लेकिन ये लिख देना चाहिए कि अगर मेरा करंट किसी ऐसे डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करने वाली हैं, और उसी प्रकार से आसानी से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर इधर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अगर मेरा करंट जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देख पा रहे हो ना यार, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस प्लेन में होगा? सबसे पहली बात, जो मेरा अगर मेरा करंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मेरा वाई जेड प्लेन में होगा, उसके परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में, यानी वाई जेड। मतलब इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड या तो वाई एक्सिस में होगा या तो जेड एक्सिस में होगा, किसी एक में इनमें से। किस पॉइंट की आप बात करें उस हिसाब से क्लियर हो जाएगा। मुझे इस पॉइंट पे चाहिए तो क्लियर सी ना बात है यार। यहां की मैं बात करूं तो यहां पर अंदर जाएगा, इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे माइनस किक है, लेकिन मुझे पीछे निकालना है भाई। इस यहां पर मेरा पॉइंट है, यहां पर मेरा पॉइंट है, यहां की बात नहीं कर रहे लोग। यहां पर फंसे होंगे, डॉट बोल रहा होगा कोई, क्रॉस बोल रहा होगा। ये तो मैंने बताया था आपको, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। ये तो बस एक डायरेक्शन को डिपिक्ट करने का साइन है। मेरे पास करंट उस डायरेक्शन में है, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल बताऊं तो यहां से इस पॉइंट की बात करूं तो अंदर जाएगा, और इस पॉइंट की बात करूं तो यहां से बाहर आएगा। लेकिन मेरा पॉइंट यहां पर है, मुझे इसकी बात करनी है तो इस पॉइंट पर तो ऊपर जाएगा ना भाई, इस पॉइंट पर तो ऊपर जाएगा ना भाई। इसलिए तो टेंजेंशियल मैंने बताया था। अगर कुछ इस प्रकार की मैं बात करूंगा, अगर मैं इस प्रकार की बात करूंगा तो इस डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन इधर, लेकिन इधर तो टेंजेंशियल डायरेक्शन ऊपर है ना भाई, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यानी प्लस जे कैप में मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आपको एक बार में क्लियर नहीं होगा, मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन बस आपको समझना यह है कि जिस एक्सिस में मेरा करंट है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। काफी सारे एग्जाम्पल करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं।
मान लेते हैं ये z एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, मेरा करंट जो है वो z एक्सिस के पैरेलल है। क्या आप समझ पा रहे हैं? z एक्सिस के पैरेलल है, यानी इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहां पर भाई, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां से जो मेरा करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, यहां से जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है। यानी अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल बताऊं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी होगी? आप समझ पा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये वाली होगी। क्या ये समझ पाए आप? अब लोगों ने पूछा उसका प्लेन कौन सा होगा, तो मैंने सिंपली बताया, आपको क्या बताया था भाई, अगर करंट की डायरेक्शन z एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी प्लेन में होंगी? xy प्लेन में। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? तो xy प्लेन ही है ना भाई, ये xy प्लेन तो ही है। मुझे किस पॉइंट पर चाहिए? उसने बोला इस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट O पर। इस पॉइंट पर टेंजेंशियल उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसने बोला माइनस जे कैप तो है टेंजेंशियल डायरेक्शन यार। इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन माइनस जे कैप है यार, हाँ या ना? उसको इस तरीके से आप समझ लीजिए। इसको मैंने ऐसे क्यों बताया? ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली में चीज हो क्या रही है। वैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए। ये आप खुद ट्राई करना यार, प्लीज प्लीज, ये आप खुद ट्राई करिए। मान लीजिए, अरे भाई वाई कैसे हो गया गामा टाइप का, ये है मेरा करंट इस डायरेक्शन में। अब सिंपल है ना यार, करंट जिस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस के पैरेलल, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, यानी एक्स जेड प्लेन में होने वाली हैं। यानी मेरा जवाब या तो एक्स एक्सिस या तो जेड एक्सिस में होने वाला है। मुझे इस पॉइंट पर चाहिए एक्स जेड प्लेन में, यानी ये अगर करंट मेरा ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पर राइट हैंड थंब रूल बताऊंगा, इस प्रकार से मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्स जेड प्लेन में आने वाली हैं, 3D में एक्स जेड प्लेन में इस प्रकार से आने वाली हैं। मुझे इस पॉइंट पर चाहिए, तो इस पॉइंट पर माइनस आई कैप इसका डायरेक्शन होने वाला है। आप ध्यान दीजिए ना यार, आप ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर ऐसे कुछ इस प्रकार से होगा, समझ पा रहे हो यार? कुछ इस प्रकार से होगा। इस पॉइंट पर निकालना हो तो माइनस आई कैप। फिर से एक बार ध्यान से देखो, क्या आप समझ पाए यार? नहीं 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 नहीं, माइनस आई कैप नहीं। फिर से ट्राई किया जाए। भाई साहब मुझसे भी गलती होगी, ऑब्वियसली डायरेक्शन ऐसा चीज़ ही है जहाँ पर मिस्टेक आपको कराएगा ही। फिर से ट्राई किया जाए। वाई एक्सिस के पैरेलल है, इस पॉइंट पर ऐसे निकल रहा है यार, देख पा रहे हो? यहां पर अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मुझे इस पॉइंट पर चाहिए तो वो क्रॉस होगा यानी अंदर की तरफ जाएगा, और वहीं यहां से निकलेगा, यहां से क्या होगा? निकलेगा, यानी इसको डायरेक्शन मेरा पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इस प्रकार से अंदर जाएंगी, निकलेंगी अंदर जाएंगी, निकलेंगी अंदर जाएंगी। यहां पर जो डायरेक्शन होगा वो बेसिकली इस प्रकार से होगा, यानी जेड एक्सिस यानी प्लस के कैप। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्लियर नहीं भी है तो एक कॉन्सेप्ट पर समझ जाना भाई, ये धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, मैं आपको समझाऊंगा। बस एक कॉन्सेप्ट कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, बस इतना ध्यान में रख, ठीक? तो किस डायरेक्शन मेरा करंट है? वाई एक्सिस। मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में आया? जेड एक्सिस में, यानी परपेंडिकुलर टू वाई। अरे ये तो बात जानते होगे ना, ये तो बात जानते होगे ना, ये अगर वाई एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर जेड एक्सिस है, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इसी को तो ऑर्थोगोनल कहते हैं भाई, इसी को तो ऑर्थोगोनल कहते हैं भाई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपली आप समझ सकते हैं ना, सिंपली आप समझ सकते हैं ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हैं ही, जेड एक्सिस ऐसे है। अब जेड एक्सिस अगर ऐसे है तो ये दोनों के तो परपेंडिकुलर है भाई, ये इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, हाँ या ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं यार करंट एलिमेंट के बारे में, करंट एलिमेंट के बारे में। करंट एलिमेंट पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि करंट एलिमेंट कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, हाँ या ना? करंट एलिमेंट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो पढ़ा क्यों रहे हो यार? अरे समझिए, अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चलते किसी एक पॉइंट पर। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करंट एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? मैं क्या करूंगा, इस पूरे लेंथ L
पूरा इसका लेंथ L है, इसमें से एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन मैं ले लूंगा, यहां पर छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन ले लूंगा, DL मैंने ले लिया, और IDL को ही करंट एलिमेंट कहते हैं, IDL को ही करंट एलिमेंट कहते हैं। फिर किसी को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, किसी को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, फिर से समझाने का प्रयास करना चाहता हूं। आइडियल क्या है चीज ये? जब भी मैग्नेटिज्म की थ्योरी हो रही थी, जब भी कोई रिजल्ट आ रहा था, उसमें एक चीज साइंटिस्टों ने कॉमन देखी, बार बार आइडियल आ रहा था। हर एक थ्योरी में, हर एक कॉन्सेप्ट में आइडियल बार बार ये चीज आ रहा था। उसी को नाम दे दिया करंट एलिमेंट। इसके मदद से हम छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे। क्या करेंगे? इस छोटे से करंट एलिमेंट के चलते छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और उसी छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ते 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 पूरे वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको लिंक करवाना चाहता हूं। आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गलती से पढ़ा हो तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, कूलम्ब लॉ की मदद से वो फोर्स हम निकालते हैं, हाँ या ना? K Q1 Q2 अपॉन R²। क्या आप उन्हीं पॉइंट चार्जेस को निकाल के किसी एक पॉइंट चार्ज और रॉड के बीच का भी निकाल लेते हो, रिंग के बीच का भी निकाल लेते हो, डिस्क के बीच का भी निकाल लेते हो यार? उसी प्रकार से पहले मैं एक एलिमेंट लूंगा ना, पूरे इस क्रॉस सेक्शन में से एक छोटा सा मैं एलिमेंट लूंगा, DL का प्रोडक्ट उसके करंट के साथ इज नोन एज करंट एलिमेंट। तो छोटे से इस करंट एलिमेंट के चलते किसी r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके मदद से निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। विद द हेल्प ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। कई लोग इसे बायो-सर्वाट लॉ कहते हैं, बायो-सर्वा लॉ कहते हैं। ये आपका सर्वा नहीं है चचा, ये बायोट-सावर्ट लॉ है, हाँ या ना? तो सर्वा कई लोग कहते हैं, सर्वा नहीं है यार, कैसे? सर्वा नहीं, बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है? तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहना चाहता है? ये बेसिकली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। क्या आपको बात समझ में आई? एक छोटे से करंट एलिमेंट के चलते जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो बताता है यार बायोट-सावर्ट लॉ। छोटे से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया, उसको जोड़ते हुए बड़े के लिए निकाल लेंगे यार, वो आगे की बात है। पहले तो ये समझिए बायोट-सावर्ट लॉ, हाँ या ना? अब ये DL मतलब समझ में आ गया भाई, DL मतलब समझ में आ गया। DL क्या है? इसका स्मॉल एलिमेंट, ठीक? अरे जैसे कि हम, अगर आप ऐसे समझना हो, Q चार्ज होता था, एक रॉड होता था, तो इस रॉड में से एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे जिसको हम DX बोलते थे, DX का निकालते थे, ऐसे करके, याद है? हाँ, तो वही चीज़, एलिमेंट हमने लिया है, क्लियर है? अब ये जो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक? अब करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के क्या बना दिया? वेक्टर क्वांटिटी। इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के क्या बना दिया? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक? क्या ये क्लियर है? अगर आप ध्यान देखो कि ये वेक्टर क्वांटिटी आया कहां से, इसका भी मैं इतिहास आपको बताना चाहता हूं। भाई करंट के चलते क्या आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला? करंट के चलते क्या आपने एक मैग्नेटिक फील्ड निकाला? बोलो हाँ या ना? हाँ, करंट जा रहा है, उसके आसपास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो उसके ऊपर फोर्स लगा, यानी करंट के चलते मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी निकाला भाई। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बस दिखा रहा हूं, करंट के चलते मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी निकाल लिया जो कि फोर्स है। करंट के चलते फोर्स लग रहा है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए मुझे करंट को किसी प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी के साथ लिंक करना पड़ा, और वो मैंने लिंक किया उसके स्मॉल क्रॉस सेक्शन से। अब करंट का प्रोडक्ट विद द स्मॉल सेक्शन ऑफ द वायर इज नोन एज करंट एलिमेंट। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन है वो सेम एज ऑफ करंट। कितने लोगों को बात समझ में आई? करंट का जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये वो जो चूहा होता है ना, चूहा है वो एक्सपेरिमेंट वाला चूहा, इसका इस्तेमाल करके इसको भगा देंगे, काम खत्म इसका। करंट एलिमेंट के इस्तेमाल से हम बायोट-सावर्ट लॉ को समझेंगे और बाकी इसका काम खत्म। ठीक है, क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है भाई? इसका डायरेक्शन कौन सा हो? करंट का, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की काम क्यों है? क्योंकि करंट से हम देख रहे हैं कि भाई करंट से कोई वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, फोर्स आ रहा है, तो करंट को लिंक करना होगा किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ।
ये तो समझाने के लिए था, नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेन जो समझना है वो आपका है बायोट-सैवर्ट लॉ, हाँ या ना, बायोट-सैवर्ट लॉ, हाँ या ना, क्लियर है? यस। बायोट-सैवर्ट लॉ बेसिकली छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बताता है ड्यू टू करंट एलिमेंट। अब एक्सपेरिमेंटली हमने निकाला कि ये जो बायोट-सैवर्ट लॉ का ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है वो आईडीएल के प्रोपोर्शनल है, वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, और वो 1/x² के प्रोपोर्शनल है, यानी इनवर्स में x² के। जब हम ये सबको क्लब करते हैं तो ये आता है आईडीएल साइन थीटा अपॉन r², और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है μ0 अपॉन 4 आईडीएल साइन थीटा r²। अब लोगों को हार्ट अटैक आता है कि भाई साहब ये चीज कहां से आ गई, आधे लोगों पे बेहोश हार्ट अटैक आता है, ये चीज कहां से आ गई भाई है? अरे ये एक्सपेरिमेंटल चीज है यार, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला है उन्होंने, ये आपको भी याद करना होगा, महानायकों को भी याद ही करना होगा, समझ रहे हो? ये एक्सपेरिमेंटली निकाला कि भाई मैंने नहीं, ये जो छोटा सा ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आइडियल के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया यार, हाँ या ना? अब इसको बायोट-सैवर्ट चचा ने क्या किया, बायोट-सैवर्ट चचा ने क्या किया कि बोला कि यार ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नेटिक फील्ड के पास तो डायरेक्शन है ना भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर डायरेक्शन है मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ पर कुछ डायरेक्शन का चीज तो आ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये भी कांस्टेंट, 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 यार डायरेक्शन का तो कोई चीज ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा μ0 I अपॉन 4 dl क्रॉस साइन थीटा। अरे वाह सर, अरे यार क्या लिख रहे, dl क्रॉस r, अरे वाह सर, ये है मेन, ये है मेन। वो याद रखो ना रखो, ये याद रखो। आधे लोग फिर से कहेंगे हार्ट अटैक आता है, ये कहां से आ गया यार? यहीं पे आता है क्रॉस प्रोडक्ट का खेल, यहीं पे थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है तो। अब मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी पढ़ाऊंगा, हाँ या ना? समझने का प्रयास करिएगा जरूर कि देखो यार, आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं a क्रॉस b तो वो आता है ए बी साइन थीटा, हाँ या ना? दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आता है ए बी साइन थीटा। तो μ0 I अपॉन इसका मैं जब क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो ये आएगा dl r साइन थीटा, और यहां पर है 4 r³, ये इसके साथ गया r² बचा, μ0 I dl साइन थीटा अपॉन 4 r²। ये वही चीज आ गई सर, ये वही चीज आ गई सर, ये बस दिखाने के लिए, हाँ या ना? अब यहां पर पता करें कि इसका डायरेक्शन कौन सा है। अब फटाफट dl क्रॉस r और r क्रॉस dl अब निकालने का प्रयास करिए। dl क्रॉस r और r क्रॉस dl आप डायरेक्शन निकालने का प्रयास करिए, ठीक है? डायरेक्शन निकालिए, पहले r क्रॉस dl निकालें। तो अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हो तो जो पहले लिखा होता है उसके पास हम क्या रखते हैं, अपना ये वाला साइड, ये वाला साइड रखते हैं इस पे, और dl जो दूसरा वाला लिखा हो उसके डायरेक्शन में थप्पड़ मारते हैं, यानी इसको थप्पड़ मारा। अब जो थंब का डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ r क्रॉस dl, जो कि आउटवर्ड्स आ रहा है। लेकिन यहां पर तो dl क्रॉस r लिखा हुआ है यार, ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों? ध्यान दो, अगर यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो अंदर की तरफ जाएगी, हाँ या ना? अगर मैं dl क्रॉस r की बात करूं, dl क्रॉस r की बात करूं तो dl क्रॉस r, आप ध्यान दीजिएगा, dl क्रॉस r बेसिकली अंदर की डायरेक्शन ही तो है, बता रही है यार। r क्रॉस dl बाहर, dl क्रॉस r अंदर की तरफ बता रही है यार, हाँ या ना? उसीलिए तो dl क्रॉस r करवाया, उसीलिए तो dl क्रॉस r करवाया, दिस इज द डायरेक्शन यार।
अब मजे की बात बताऊं तो आज और कल या फिर परसों के जो लेक्चर्स में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे एडवांस टाइप में, उसमें आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जो आपको बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ, वो आपको याद करने की जरूरत है। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको इसी क्लास में वो याद हो जाएगा, आपको बाहर से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और जो मैं कहूंगा वो करिएगा। यहां पर हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस की। भाई साहब जानते हैं केस मेरे साथ हुआ था, एक व्याख्या मैं अपनी शेयर करना चाहता हूँ। ये जो सेम टॉपिक है मैं वो दूसरी बार बना रहा हूँ वीडियो। मैंने पिछली बार बनाया था 50 मिनट का वीडियो बना था, जाके जब चेक किया, जब वीडियो सब कुछ खत्म हो गया खुशी खुशी, तो देख रहा हूँ कि मोबाइल स्विच ऑफ हो चुकी है। सॉरी, कैमरा स्विच ऑफ पकड़ा गया। चलो आ जाते हैं एप्लीकेशन की बात करते हैं। बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है स्ट्रेट वायर के लिए। किसके लिए? स्ट्रेट वायर। क्या है चीज ये, आइए समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसका ये है एंड 1 और दिस इज द एंड 2। इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द वायर हम ले लेंगे r, यहां से और यहां से, ये होगा θ1 और ये होगा θ2। क्या आप समझ पा रहे हो? कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया उस पॉइंट से वायर के पास, यहां से जिस एंड तक θ2, यहां से इस एंड तक θ1 बना लिया। क्लियर है ये बात? अब जो फॉर्मूला बनकर के आया कि अगर आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है ड्यू टू स्ट्रेट वायर, अगर ये θ1 θ2 ऐसे कुछ बना रहा है, तो वो फॉर्मूला आता है μ0I अपॉन 4πr sin θ1 प्लस sin θ2। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, डिराइव करिए, डेरिवेशन बताइए, उसका कोई यूज नहीं है जेई पर्सपेक्टिव में या फिर नीट में तो खैर नहीं है। जेई में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ना ही आपके बोर्ड्स में इसका कोई इस्तेमाल है, इसके डेरिवेशन का यार इसका तो इस्तेमाल है। एडवांस के सवाल बनेंगे यहाँ से यार, ये याद करो यार, अभी के अभी याद करिए इसे। क्या? आंख बंद करिए, μ0I अपॉन 4πr sin θ1 प्लस sin θ2। ये किसके लिए? स्ट्रेट वायर के लिए। आइए धमाकेदार स्पेशल केसेस देखते हैं, धमाकेदार स्पेशल केसेस देखते हैं, स्ट्रेट वायर के स्पेशल केसेस देखते हैं। सबसे पहला स्पेशल जो केस है वो है इनफाइनाइट वायर्स का, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इनफाइनाइट वायर, स्ट्रेट वायर। ठीक, यहां से मैं क्या लूंगा, मुझे मान लीजिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो यहां से r डिस्टेंस ले लिया आपने। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, ध्यान देना मेरे दोस्त, करंट की डायरेक्शन मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो μ0I अपॉन 4πr तक तो ठीक है। अब अगर ये एंड पॉइंट यहां पर होता तो आप आराम से थीटा निकाल लेते, हाँ या ना? अगर ये एंड पॉइंट यहां पर होता आप आराम से थीटा निकाल लेते, हाँ या ना? लेकिन ये एंड पॉइंट कहां पर है? इन्फिनिटी। यानी क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये कुछ इस हिसाब से बनेगा, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री के आसपास आएगा मेरे दोस्त। अगर ये एंड पॉइंट यहां पर होता तो आप थीटा आराम से निकाल लेते एंगल, ये एंड पॉइंट यहां पर होता आप थीटा आराम से निकाल लेते, लेकिन ये एंड पॉइंट तो इन्फिनिटी तक है, यानी ये एंगल कहीं ना कहीं 90 डिग्री के आसपास होगा मेरे दोस्त। एग्जैक्टली 90 होगा कह नहीं सकते, 90 से थोड़ा सा छोटा होगा, मे बी पॉसिबल। जो हम लिमिट्स में आप सीखते हैं ना, 90 से जस्ट छोटा, 90 से जस्ट बड़ा, वैसा कुछ होगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री के आसपास होगा, यानी यहां पर आप दोनों एंगल क्या लिखेंगे? sin 90 प्लस sin 90। sin 91 होता है, sin 91 होता है, 1 + 1 2 होता है, 2 और 4 गया, तो μ0I अपॉन 2πr। ये अब मेरे दोस्त आप चुपचाप डायरेक्शन बता दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर क्या होगी अगर करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है। खुद दिमाग लगाइए, कहीं वो ये तो नहीं, कहीं वो ये तो नहीं, करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, तो अंदर की तरफ जा रही है, हाँ या ना? अंदर की तरफ जा रही है, हाँ या ना? दूसरा स्पेशल केस ले लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट वायर के लिए, और मैं बता रहा हूं जिसने इसे बस पकड़ लिया ना, जिसने ये सारी चीजें बस ध्यान में रख ली,
वो खटाखट एडवांस से क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि यही 2 फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले पूरे इस चैप्टर में यार, उसी के ऊपर पूरे के पूरे सवाल बनेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, क्वेश्चन हार्ड करता जाएगा, लेवल बढ़ाता जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कितना भी बढ़ा ले सब आसान। फिर से मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मेरा करंट जा रहा है, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये इसे हम सेमी इनफाइनाइट वायर कहते हैं। तो यार वो क्या होगा बताओ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब यहां पर ध्यान देना, अगर ये वायर यहां पर होता, समझ पा रहे हो, अगर ये वायर यहां पर होता तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाता, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये वायर तो है ही नहीं, ये वायर तो है ही नहीं, यानी क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा, पहला वाला, हाँ है ना। और यहां पर जो एंगल है वो यहां पर होता तो थीटा होता, लेकिन ये तो इनफाइनाइट है, यानी sin 90, हाँ है ना। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि sin 90 1 होता है, sin 0 0 होता है। अब डायरेक्शन की बात करें तो करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर मुझे चाहिए तो अंदर की तरफ जाएगा, दैट इज माइनस के कैप। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। अब आते हैं कर्व्ड, क्या कहते हैं, कर्व्ड कहते हैं इसे, कर्व्ड कहते हैं, सर्कुलर आर्क, यस, सर्कुलर आर्क वाले केस की। सर्कुलर आर्क वाले केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान देना, एक फॉर्मूला, बस एकमात्र फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है वो, कुछ इस प्रकार से मेरा सर्कुलर आर्क है, ठीक है, सर्कुलर आर्क वाला वायर है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज द आर एंड दिस इज द थीटा। तो यार मुझे इस पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा बाई 360 डिग्री, हाँ या ना। इसका एक और फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा बाई 2 पाई रेडियंस। ये वाला फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब रेडियंस की बात आएगी, और ये वाला फॉर्मूला तब आएगा जब आपको एंगल थीटा में दे रखा होगा। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। इसमें एक स्पेशल केस कर लेते हैं, इसे याद कर लो यार अभी के अभी। इसमें एक स्पेशल केस कर लेते हैं, 2 स्पेशल केस कर लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है, मुझे इस पॉइंट पर चाहिए कि बीटा बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने बोला क्या, एंगल कितना है 180 डिग्री। उसने बोला म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ध्यान रखना कि वो पिछले वाले में स्ट्रेट वायर में क्या था, 4 पाई आर, यहां पर बस 2r है, क्लियर है। और यहां पर आप थीटा अपॉन 360 डिग्री रखो ना यार, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार में काटे गए। अब डायरेक्शन की बात आई तो करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, माइनस के। क्या मजे की बात बताता हूं, एक मजे की बात बताता हूं जो कि आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा। राइट हैंड थंब रूल में आपने पढ़ा कि करंट जिस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ करना है। अब उसका उल्टा भी कर सकते हैं, करंट जिस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स कर्ल करी, जहां पर थंब आपका आएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर करंट ऐसे जाता तो फिंगर ऐसे कर्ल के, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर आता। करंट इस केस में ऐसे जा रहा है, फिंगर उस डायरेक्शन में कर्ल करिए, थंब की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, दैट इज माइनस के कैप या फिर क्रॉस, हाँ या ना, क्लियर है। दूसरा केस देख लीजिए, इन्हीं केसेस में तो सवाल आएगा और बाकी बाहर का सवाल आ ही नहीं सकता। इसी में से आपको टॉपिक हार्ड कर करके सवाल देगा। इरोडोव के सवाल है, एडवांस्ड के सवाल है, सारे सॉल्व अप करोगे, सारे के सारे फोड़ोगे यार। इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दिस इज द आर, तो ये एंगल कितना होगा समझ पाए यार, 90 डिग्री होगा। तो म्यू नॉट आई, आप बोलिए क्या मैं लिखूं यहाँ पर, बोलिए 2, हाँ सही बोला, एकदम सही, सही है, हाँ आर, और 90, बहुत सही। अरे यार होगा क्यों नहीं यार आपसे। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r नहीं 8r हो गया, क्योंकि ये 4 बार में से काटेगा, ठीक है। डायरेक्शन बता दीजिए, अगर करंट इस तरीके से जा रहा है तो मान लेते करंट ऐसे भेज देते, करंट को ऐसे भेज देते, एग्जाम्पल लेते हैं अलग वाला। तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, प्लस के कैप, हाँ है ना। या फिर सिंपल करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी ये। वैसे एक और केस भी है, मान लीजिए पूरा का पूरा सर्कुलर आर्क है, यहां पर मुझे चाहिए तो क्या होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यहां पर बोलना 360 बटे
360, पूरा का पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा तो ये होगा। और यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए तो बाहर की तरफ आएंगे, दैट विल बी प्लस के कैप, हाँ या ना। तो ये 2-3 ठो स्पेशल केसेस थे, इन्हीं के ऊपर आपको सवाल मिलेंगे। और अब हम सवाल को शुरू करते हैं। अब हम सवालों को शुरू करेंगे, देख लेते हैं टाइम कितना हो रहा है। इरोडोव के कम से कम 1 या 2 हम बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सवाल सॉल्व करने वाले हैं, जिसको आपको मजा आएगा करके, समझ में आएगा यार, ये मेरी गारंटी। तो पहला सवाल है, इरोडोव के ही सारे के सारे सवाल लेके आया हूं, ठीक है। पहला सवाल ये है भाई, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बता दो यार। करंट मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज में आपसे कहना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन है, यानी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बस इन सवाल को मैं करने से पहले आपको हिंट देता हूं, बाकी आप ट्राई करिए कि आपको ये जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसको करने में आपको वेक्टर के एडिशन लॉ लगाने हैं। इतनी हंसी तेरी बातें हैं, ट्राई करिए, टाइम दिया जा रहा है आपको। कर लिया? हाँ, अब देख दो। आपको एक और ट्रिक बताता हूं भाई साहब, देख लेता हूं वीडियो ऑफ नहीं हो। एक आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि आपको हर एक सेक्शन को अलग अलग, अरे यार एक सेकंड, सॉरी, आपको क्या करना है, जस्ट अ सेकंड, मुझसे ही हो गया यार। आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि हर एक वायर को आपको अलग अलग सेक्शन में बांटकर ट्राई करना है यार। और जब आप ऐसे ऐसे करने लग जाओगे, 3-4 सवाल के बाद आप एक ही साथ सारा सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं कि ये है वायर 1, मैं नाम दे देता हूं कि ये है वायर 2, और मैं नाम दे देता हूं ये वायर 3। कई लोग इसे आसानी तरह से सॉल्व करेंगे, कई लोग मेरे हिसाब से चलिए आपको अच्छा फील होगा बाद में। वायर 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें कुछ आपको दिख रहा है कि ये कुछ सेमी इनफाइनाइट वायर वाला केस है, हाँ या ना। सेमी इनफाइनाइट वायर वाला अगर केस है तो ये डिस्टेंस मुझे आर दे रखा है यहाँ पर, ठीक, ये डिस्टेंस आर दे रखा है। मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू वायर 1। तो यार समझ रहे हो कि यहां पर अगर कोई वायर होता तो कुछ आर थीटा बनता, यहां पर होता तो थीटा बनता, तो ये इनफाइनाइट चला गया, तो ये जो थीटा है वो 90 डिग्री, और ये जो एंगल है ये 0 डिग्री है, और ये है थीटा 2, हाँ या ना यार, 90 डिग्री। समझ पा रहे हो? यहां पर अगर वायर होता तो यहां का जो एंगल होता, क्योंकि ये सर्कुलर है नहीं यार, दो ही तो फॉर्मूले यार, साइन थीटा 1 तो साइन थीटा 2 वाला, या फिर थीटा अपॉन 360 वाला, दो ही तो फॉर्मूले। तो यहां पर अगर होता तो एंगल होता, नहीं है तो 0 डिग्री, यहां पर इनफाइनाइट तक है यानी 90 डिग्री। तो फॉर्मूला बस चुपचाप टेप दीजिए, जो कि है μ0I अपॉन में 4 पाई r, यहां पर साइन 0 प्लस साइन 90, जो कि आपको आ जाएगा μ0I अपॉन में 4 पाई r। अब बात रहती है डायरेक्शन की। करंट मेरा इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर कहां होंगी, अंदर की तरफ। करंट इस डायरेक्शन में है भाई, दिख दिया हो, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुझे उस पॉइंट पर चाहिए तो अंदर की तरफ, यानी माइनस के कैप में होगा। क्या ये बात क्लियर है यार? पहला वाला निकाल लिया। वायर 2 को पकड़ते हैं, वायर 2 को पकड़ते हैं। तो वायर 2 बेसिकली यहां तक है। क्या आप समझ पा रहे हो? ये सर्कुलर आर्क वाला हो गया। ये एंगल कितना होगा आप खुद दिमाग लगाओ यार, हाँ या ना। ये एंगल खुद दिमाग लगाओ ना यार, ये तो 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल टाइप का, हाँ या ना। अब सेमी सर्कुलर आर्क वाला का फॉर्मूला क्या हो गया, मुझे अगर 2 यहां पर इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, μ0I अपॉन में 2r, यहां पर थीटा अपॉन 360, हाँ या ना यार। थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, μ0I अपॉन 8r। पाई नहीं होता यहां पर, ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में पाई होता है। अब यहां पर मुझे डायरेक्शन बता दो यार। मैं बोला करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है अंदर की तरफ, हाँ ना, यानी माइनस के कैप। बेहतरीन ट्रिक इसका यह है कि करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी छोड़िए वो,
ऐसे समझ गए, ठीक है। वैसे ही वायर 3 के लिए निकाल लो ना यार, वायर 3 के लिए निकाल लो, इस पॉइंट पर चाहिए। क्या आप एक बात समझ पाए कि ये और ये वायर 1 और वायर 3 कुछ एक ही प्रकार का है। ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर। तो यहां पर भी ये जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, हाँ या ना, 4 पाई आर। और इसकी डायरेक्शन होगी माइनस के कैप। चेक करिए डायरेक्शन, है ना। अब बात आई कि भाई साहब नेट कैसे निकालें। मुझे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट चाहिए। इस पॉइंट को मैं ओम नाम दे देता हूँ, ओ, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे ओ पॉइंट पर चाहिए, मैं कैसे निकालूंगा। याद रखिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या याद रखना है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ एडिशन क्या कहता है कि आप वेक्टर, दो वेक्टर को तभी जोड़ते हैं अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो। सिंपल सी बात है यार। अगर कोई एक ब्लॉक है, अगर यहां से मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, पीछे से एक और बंदा आया जिसने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया सेम डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेस जुड़ जाती हैं 55 न्यूटन, क्योंकि वो वेक्टर है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वैसे ही अगर मैं यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, सामने वाले बंदे ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 10 माइनस 50 होगा, माइनस 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा और वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में है, सबको आप जोड़ देंगे तो आपका आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। अब ध्यान देना कि ये 2 बार है तो इसको मैं इंटू 2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, और प्लस में म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन आ रहा है कि ये प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आप माइनस के कैप आराम से लिख दीजिए। माइनस यहाँ पर भी लेके आ सकते हो, के कैप यहाँ पर छोड़ सकते हो, माइनस यहाँ पर भी लेके आ सकते हो, नॉर्मली से छोड़ सकते हो, सबको ऐड कर दीजिए, डायरेक्शन लास्ट में। दिस इज द नेट। क्या ये बात क्लियर है यार? क्या ये बात क्लियर है? सही है, ठीक है। एक और सवाल करते हैं अच्छा से। अच्छे से मैं सवाल लेके आया हूँ यार, आइए। दूसरा सवाल है, कुछ इस प्रकार से, सही है, हाँ। यहां पर इस पॉइंट पर इसको आर्क टाइप का थोड़ा बना देते हैं, फील है मुझे। इस पॉइंट पर एट पॉइंट ओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। करंट की डायरेक्शन मैं कुछ ऐसे ले लेता हूं, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ट्राई करिए, ट्राई करिए। वीडियो चल रहा होगा, मैं बस एक बार चेक कर लूं। फिर से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया यार। एडा की हॉस्चिस दादा आमी बुझते पारिस ना, आमी बुझते पारबो ना, पारछे ना। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ बताना है। कैसे बताएंगे? सेम वही, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, कुछ भी मान लो यार। एक एक करके सॉल्व करते। 1 वाले को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे एट पॉइंट, थोड़ा स्पीड अप बढ़ाएंगे यार, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे चाहिए, करंट की डायरेक्शन इधर है। मैग्नेटिक फील्ड 1 की आप कैसे निकालोगे बताइए? ये एक सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क वाला फॉर्मूला लगा दो चुपचाप, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहाँ पर 180/360 जो कि आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। यहाँ पर इसका डायरेक्शन लिख दो यार, प्लस के कैप होगा, हाँ या ना। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर बाहर की तरफ आएगा प्लस के कैप, हाँ या ना। इसके लिए निकाल सकते हो, क्लियर है? क्या आ जाएगा बोल दो यार, चुपचाप बोल दो, है ना, जल्दी जल्दी जल्दी। यस यस यस। ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, पहली बात तो। सेमी इनफाइनाइट वायर का चुपचाप फॉर्मूला पहले लगाइए, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर तक। ये आर मान लेते हैं, क्लियर है? ये आर मान लेते हैं, ये आर, ठीक है। तो वहीं से आर आया। अब यहाँ पर साइन 90 होता है, क्या आप समझ रहे हो? साइन 90 होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिर भी लिख दो यार। साइन 0 प्लस साइन 90, तो साइन 91 होता है, तो इसको लिखने का कोई फायदा है नहीं। अब इसका डायरेक्शन लिख लीजिए, यहाँ पर प्लस के कैप आएगा। मैग्नीट्यूड तो इसका भी सेम रहेगा। अब नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर भी इसका भी डायरेक्शन प्लस के कैप, यानी इसका भी सेम होगा, हाँ या ना।
तो अगर मैं नेट की बात करूं तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, इसको जोड़ दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर, सबका डायरेक्शन सेम है, उसीलिए मैंने जोड़ा था। आपको ध्यान में रखना है ये चीज। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सवाल कुछ ऐसा है, मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है और सबका साइड जो है वो ए है। सही है? सबका साइड जो है वो ए है। क्लियर है? एल मान लो इसे। और मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंट्रॉइड पर, यही पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट ओ मान लेते हैं, मुझे बताना है। तो यार अब आराम से सॉल्व कर लोगे क्या? ये तो स्ट्रेट वायर वाला केस आ गया, आया ना? स्ट्रेट वायर वाला केस हो गया। एक मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी ध्यान देना। ऐसे ये आर होगा, हाँ है ना? ये आर होगा, हाँ है ना? ध्यान देते रहना यार। हमें क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विटोरियल इक्विलैटरल क्या कहते हैं उसे ध्यान दे देना। मतलब सारे एंगल जो हैं इसके 60 डिग्री होते हैं, 60 डिग्री। आप समझ रहे हो, अगर ये 60 डिग्री है, यहाँ से अगर वो सेंट्रॉइड बना रहा है तो ये बीच से काटेगा, यानी ये होगा 30 डिग्री, ये भी होगा 30 डिग्री, हाँ है ना? अगर ये 30-30-60 होगा तो ये जो है वो होने वाला है 120 डिग्री। 60-60-120। किसी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स 120 होता है, 270 तो होगा नहीं। पूछते हो ना क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे ही तो करना है यार, ध्यान लगाओ। ये अगर 120 डिग्री यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, आर क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो है, बताया तो था। आर क्या है? उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, उस पॉइंट से उस वायर को काटो यार परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये 60 और 60 में बढ़ जाएगा, हाँ या ना? क्लियर? अब ये 60 और ये 60 दोनों एंगल्स मिल चुके हैं यार। अब आर निकालने की महाभारत है। आर कैसे निकालोगे? ध्यान देना यार, ध्यान देना। ये लेंथ आपको दे रखा है, ये लेंथ क्या है? एल है। तो क्या ये लेंथ L/2 है? अरे वाह सर, क्या ये लेंथ L/2 है? ये लेंथ तब क्या होगा बताओ यार? ये लेंथ तब क्या होगा? ये लेंथ तब क्या होगा? ये लेंथ जो है, मुझे जो लेंथ चाहिए वो क्या आप कह सकते हो? L/2 cos 30 है। L/2 cos 30 है ये वाला लेंथ। तो cos 30 क्या होता है? √3/2 हैं? अबे नहीं यार, ऐसे मत कर। L/√3 ना, ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो होता है L/√3। अब उस वैल्यू को निकालते हैं, ट्राई करिए, उस वैल्यू को निकालने का ट्राई करते हैं। मैंने बोला ध्यान दीजिए, बेस, मुझे क्या चाहिए? बेस। हाँ, बेस cos 30 क्या होता है बताइए? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ या ना? cos 30 क्या है? √3/2। cos 30 किसके बराबर होता है? sin 60 के। sin 60 क्या है? √3/2। बेस क्या है यार? बेस L/2। हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज ही तो L/√2 आने वाला है, ध्यान से देखना। ये और ये गया, हाइपोटेन्यूज बराबर L/√3 आएगा। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि भाई इसका वैल्यू L/√3 आता है, ये आपको याद रखना है। ये मुझे याद है, आपको भी ये याद रखना है यार, ध्यान रखना। तो मजे की बात ये है कि आपको निकालना है ये वाला, आपको ना ये चाहिए था ना ये चाहिए था, तो इतना मेहनत क्यों कराया? आइए बताते हैं। मैंने बोला अगर आप ध्यान देंगे तो tan 30 वाला फॉर्मूला लगाइए ना, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्यों लगाया? साइन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन L/√3 तो मैंने एडिशनल बता दिया आपको, L/√3 तो मैंने एडिशनल बता दिया आपको। अगर नहीं पता हो तो आपको याद नहीं है, तो ये तो याद है। अगर ये L है तो आधा आधा L/2 होगा यार। तो tan 30 का फॉर्मूला होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बोस होगा, तो बोस बोल रहा हूं, बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर आराम से निकाल लोगे ना भाई। बेस आपको पता है L/2। कॉस का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लगाओ। cos 30 का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उससे तो कुछ आएगा नहीं। बेस और हाइपोटेन्यूज तो आपने निकाल ही लिया, आपको तो चाहिए परपेंडिकुलर यार। यहां से निकाल सकते हैं क्या भाई? cos 30 लगा सकते हो क्या? बेस
अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो यार। cos 60 यहां पर लगाओगे तो ये बेस आपका निकल जाएगा। आप कुछ भी लगाइए, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैंने tan थीटा लगाया तो tan थीटा लगाओगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों चिल्ला रहा हूं, इसलिए चिल्ला रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन किसी प्रकार से किया जा सकता है, आपका स्टेप कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और बेस आपके पास है l/2, यानी l/2 √3 मेरे पास जो है परपेंडिकुलर आ गया, हाँ या ना, l/2 √3, l/2 था वहां पर गया l/2 √3, यस। तो ये जो r है ये r आ गया l/2 √3, इसी को निकालने का सारा महाभारत आगे सवाल हो गया आपके पास। बीटा क्या आएगा, μ0 I अपॉन में क्या है ये, हाँ 4 पाई, r क्या है l/2 √3, क्लियर है। और यहां पर साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो साइन 60 प्लस साइन 60 कर लो या 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 कर लीजिए, ये आपका आ गया। अब आपको चाहिए नेट, यानी आपको इसका भी चाहिए इसका भी चाहिए। क्या आप ध्यान दे रहे हैं कि ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल सारे तो सेम है, क्योंकि ये अगर 120 डिग्री तो ये भी 120 डिग्री, तो ये भी 120 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, सारे के सारे बेस हर एक सेम है। इसको आप बेसिकली मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, सबका डायरेक्शन बता दो यार। करंट अगर इस डायरेक्शन में अगर मान लीजिए जा रही है तो प्लस 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 यानी प्लस के है, हाँ या ना, हाँ या ना, इंटू 3 इसीलिए करेंगे, दिस इज द नेट। क्या ये चीज क्लियर है? नहीं क्लियर है तो कमेंट करिए, टाइम स्टैम्प डालिए, उस पॉइंट को हम फिर से बताएंगे एक नई वीडियो में, ये पक्का है गारंटेड। अब एक बेहतरीन सवाल हम करते हैं एरोडोव का। एरोडोव का एक बेहतरीन सवाल हम करते हैं, सबसे ज़बरदस्त सवाल है, सबसे तो ज़बरदस्त नहीं लेकिन मज़ा आएगा। ये आप कर पाएंगे, मैं डरा नहीं रहा आपको, बहुत आसान है यार, आप कर पाएंगे, मैं आपको डरा नहीं रहा। हाँ, ये क्वेश्चन आप बस नोट कर लीजिए पहले, ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पर मुझे चाहिए यार, ये कैसा हो गया यार, भाई साहब मैं क्या बताऊं, सर्कल पूरा बन नहीं रहा सही से। अब बस मान लीजिए अप्रॉक्सीमेशन, मान लीजिए कि ये सेंटर में है किसी प्रकार से, ठीक है यार, प्लीज़ यार मान लेना ये सेंटर है, ठीक। मैं कैसे बताऊं ये सेंटर कैसे, इस सवाल को करने से पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखाना होगा, उसलिए मिटाया। ऐसा नहीं है, ड्राइंग तो हम बहुत जबरदस्त बनाते हैं भाई साहब। हाँ, इस सवाल को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्या है वो कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये है डायरेक्शन, अगर ये है करंट का डायरेक्शन, हाँ या ना, मुझे इससे r डिस्टेंस इस पॉइंट पर अगर मैग्नीट्यूड जानना है, या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जानना है, तो क्या आप निकाल लेंगे? हाँ यार, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आराम से निकाल लूंगा, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड आराम से निकालूंगा। क्या होगा, μ0I dl साइन थीटा अपॉन में 4 पाई r²। हाँ या ना, पहले ये बताओ यार, हाँ या ना, क्लियर है क्या? यस। अगर इस पॉइंट को मैं घुमाते 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 हाँ यहां पर लेके आ जाऊं, इसे हटा दूं, इस पॉइंट घुमाते घुमाते हाँ यहां पर मैं लेके आ जाऊं, तो इसकी वैल्यू बता दो, कहीं ये शून्य तो नहीं, कहीं ये शून्य तो नहीं। जैसे जान ये कैसे हो गया, तो कहीं इसका एंगल शून्य तो नहीं, कहीं इसका एंगल शून्य तो नहीं। यहां पर ये जब पॉइंट डीबी था तब इसका एंगल शून्य तो नहीं था, लेकिन जब ये कट 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 यहां पर आ गया तो इसका एंगल शून्य तो नहीं हो गया। अब शून्य तो नहीं हो गया तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, कहीं साइन 0 की वैल्यू शून्य तो नहीं, कहीं साइन 0 की वैल्यू शून्य तो नहीं। वीडियो कहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्लियर है क्या ये बात, है ना? तो आइए एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं। अच्छा, एक और बात,
वहीं वो जो dB आगे की तरफ था, वहीं अगर पीछे की तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अगर पीछे की तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पीछे की तरफ, आगे की तरफ चाहिए या पीछे की तरफ चाहिए, करंट आगे की डायरेक्शन में है, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, क्योंकि यहां पर एंगल 0 डिग्री, यहां पर एंगल 180 डिग्री, एंड साइन 180 की वैल्यू शून्य होती है, क्योंकि साइन 90 इंटू 2 प्लस 0 2 आ रहा है, यानी इवन है, तो साइन बदलेगा कॉस में, एंड कॉस 0 साइन 90 सॉरी साइन 2 टाइम से इवन होता है, तो साइन किसी में नहीं बदलेगा, एंड साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, यानी साइन 180 की वैल्यू 0 आएगी। यानी एक नोट पॉइंट में आप बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, 32 बार लीजिए कि along the line of करंट की चाल में, करंट के रास्ते में अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, काट डालेगा। हाँ या ना, पढ़ा है ना, मारी देखा है आपने, राउडी हीरो मारी, आइंदा से मेरी बगावत की ना, काट डालूंगा, वही चीज है जी। उसके लाइन में आगे तो काट डालेगा, 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आइए मजेदार एक सवाल करते हैं। हाँ या ना, पॉइंट लिख लेना। सवाल इरोडोव का सवाल। मान लीजिए कि ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये एक सर्कुलर आर्क है और ये एक सर्कल है, और ये मिलकर एक सेंटर पर पॉइंट ओ बना रहे हैं। अब नहीं भाई, अब नहीं, ये पॉइंट ओ है बस। हाँ, करंट की डायरेक्शन में आपको बता देना चाहता हूँ, करंट की डायरेक्शन आई है, यानी ऐसे ऐसे आपको समझ जाना है कि ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, बस इतना मैंने बता दिया। और कुछ बताएंगे? हाँ बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। ये पॉइंट बी है, हाँ या ना, ये बी डायरेक्शन है, येस और नो, येस और नो, और ये ए, ये बी है, ये ए। बताइए। मजे की बात ये है कि ये इसकी ही डायरेक्शन, इसके ही लाइन में, ठीक है, ये कर लिया, ट्राई किया है ना, ट्राई कर लिया। करंट इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। करंट के अलोंग द लाइन, मैंने बोला था ये मान लेना है कि एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ या ना, ये मान लेना है कि ये जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है। क्लियर है क्या? ठीक है, परफेक्ट नहीं है, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट्स नॉट परफेक्ट, लेकिन ये ए जो है ये भी ए के बराबर है। मान लीजिए ये परफेक्ट एक सर्कल है, मानने की तो बात है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट एजम्पशन। यस, मैंने भी मनवा दिया आपको। तो करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, करंट के लाइन में मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द लाइन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, यानी यहाँ पर और इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड तो 0 आएगी। हाँ या ना, धीरे से बोलिए कान के अंदर, हाँ या ना, यस। मतलब मुझे इसके और इसके बारे में बताना है, यानी ये तो सर्कुलर आर्क है यार, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है यार, इसके चलते तो आराम से मैग्नेटिक फील्ड में निकाल लूंगा ना भाई। क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यहाँ पर 90 अपॉन 360 डिग्री है, हाँ या ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r। यहाँ पर डायरेक्शन बता दीजिए, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, प्लस की कैप, हाँ या ना। यहां पर मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना भाई मेरे दोस्त, ध्यान देना, सर्कुलर आर्क है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r 360। एंगल बता दे यार, एंगल बता दे, खुद का दिमाग लगा, किसी और का नहीं, मैं नहीं बताऊंगा एंगल, आप खुद बताएंगे यार, बताइए व्हाट्स द एंगल। अरे भैया, अरे चाचा जान, अरे चाची जान, ये 90 है तो क्या समझ रही हो, तो 260 होगा, 270 होगा, क्योंकि 270 में 90 जोड़ोगे 360 होगा, 360 इज द एंगल ऑफ अ सर्कल, तो ये 270 होगा। यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये 3 और ये 4 हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो ये होगा 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 8r। और यहाँ पर भी ध्यान देंगे, बाहर की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक
फील्ड की, दोनों प्लस के कैप प्लस के कैप, बी नेट क्या होगा, इसको और इसको जोड़ दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, हाँ या ना। डायरेक्शन क्या होगा, प्लस के कैप। ये एयरोडोव का सवाल हमसे बात करेगा, हमसे जो टकराएगा, हाँ या ना, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक जेई एडवांस्ड का सवाल सॉल्व करके अपने अपने घर पधार देते हैं, ठीक है। बाकी और भी सवाल हैं, आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अपने अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स की किताब सॉल्व करिए, मज़ा आएगा आपको। लेकिन मैं आपको एक जेई एडवांस्ड का सवाल सॉल्व करना चाहता हूँ, करवाना चाहता हूँ। सवाल कुछ ऐसा है, कितनी हंसी है तेरी बातें हैं, इस पॉइंट पर ओ, अब नहीं, अब ऐसे वायर गया, ऐसे वायर गया, ऐसे वायर गया भाई साहब, ऐसे वायर गया, है ना, समझते हो। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक। फिर ऐसे जाएगा इनफाइनाइट वायर, जिसको मैं हटा रहा हूं, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। डॉटेड लाइंस आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बना सकते हैं, मतलब कंफ्यूजन दूर करने के लिए। और ये जो सिलसिला है इन्फिनिटी तक जारी, इन्फिनिटी यानी अनंत काल तक, अनंत काल तक ये जारी रहेगा। यस भाई साहब, मतलब ये सवाल तो देखते ही आप घर भाग जाएंगे। एक्चुअल में ये सवाल घर भागने लायक है अगर आप उपाध्याय डिजायर एजुकेशन से नहीं पढ़े तो। यस, पिछले ही बार मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था, आधा लोड तो पहले ही फ्री हो जाएगा भाई, आधा लोड ही खत्म हो जाएगा। मुझे इस पॉइंट ओ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के लाइन में है, यानी इसके चलते इसके चलते इसके चलते इसके चलते इसके चलते इसके चलते, दिख नहीं रहा सर, वहां पर है, इसके चलते इसके चलते इसके चलते इसके चलते, जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। करंट की डायरेक्शन में अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछे तो वो होता है शून्य, मतलब आधा लोड तो खत्म हो गया, बस इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए बता देना है, हाँ या ना। मजे की बात यह है कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये सारे साइड्स जो हैं वो ए के बराबर हैं, यहां पर भी ए के बराबर है। और ये वासर, मतलब इसको मैं इंडिविजुअली सॉल्व करने का प्रयास करना चाहता हूं। ये लो यार, सवाल तो आसान हो गया। ये एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर है। अब तो आसान हो गया सवाल, ये ए है भाई, हाँ या ना। इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या आएगा बता दो धीरे से, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई। अब ये आर आपको पता होना चाहिए, ये आर क्या है, तो आप ध्यान दोगे तो ये है आर, हाँ या ना, दिस इज आर, दिस इज नथिंग बट आर, समझ रहे हो। किसी एक करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर उस पॉइंट के साथ यही आर तो होता है भाई। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो ये ए है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, क्या आप समझ रहे हो कि आर जो है वो ए cos 30 के बराबर होगा। ये कहां से आ गया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये ए है, ये ए cos 30 और ये वाला साइड है ए sin 30, ये वाला साइड है ए cos 30 यार, है ना। अरे बोल दो, अब कई लोगों को यही नहीं समझ में आएगा, जिसको ये समझ में आएगा क्वेश्चन तो खत्म हो गया यार, यही नहीं समझ में, तो क्वेश्चन का पार्ट है ना भाई। नहीं समझ में आया, आइए ट्राई करवाते हैं समझाने का महाराज। ये 30 डिग्री है, मैंने बोला cos 30 बोल, उसने बोला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। मुझे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मान ले ए दे रखी है, मान लीजिए हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ए दे रखी है, तो मुझे बोला कि बेस बता, तो क्या बेस बराबर होगा ए cos 30 होगा भाई, बेस बराबर ए cos 30 होगा। उसी प्रकार से ये परपेंडिकुलर बराबर ए sin 30 होगा भाई, भाई वही तो चीज़ मैंने लिखा यार। तो ये आर किसके बराबर हो गया, ए cos 30 के। अब यहां पर एंगल लिख देना,
साइन 30 प्लस साइन 30, हाँ या ना, साइन 30 प्लस साइन 30 यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन 30। मैंने बोला साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, यानी दोनों एक दूसरे को काट देंगे, हाँ या ना। तो ये 1 वाला निकल गया। क्या ये बात क्लियर है? दूसरे वायर के चलते निकालते हैं। ये वायर वाला क्लियर हो गया, दूसरा वायर। आप बोलेंगे, आपके दिमाग में आएगा भाई साहब सारा का सारा निकालोगे के, जान लोगे के इन्फिनिटी तक है चाचा जान? अरे नहीं, ध्यान दीजिए। दूसरे वायर के चलते अगर मैं निकालना चाहता हूं तो μ0I/4π। अब रेडियस बता दे भाई। उसने बोला ये ए था और ये ए था, यानी ये हो जाएगा 2a, हाँ या ना, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a। ध्यान देना, ये एंगल है 30 डिग्री, तो क्या समझ रहे हो, ये जो r है वो हो गया 2a cos 30, ये r हो जाएगा 2a cos 30। और यहाँ पर एंगल तो सेम है ना यार, साइन 30 प्लस साइन 30, जो कि कट के 1 हो जाएगा। लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, लिखने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। इसकी डायरेक्शन मुझसे बता दे भाई, 2 साइन 30 में हटा रहा हूँ, लिखने की आवश्यकता है नहीं। इसकी डायरेक्शन मुझे बता भाई, यहाँ पर प्लस के कैप आएगा। इसकी डायरेक्शन मुझे बता भाई, यहाँ पर माइनस के कैप आएगा, हाँ है ना। एक और लिख देता हूँ, उसके बाद नहीं लिखूंगा। μ0I/4π 3a cos 30 होगा क्या? ध्यान लगाइए, ये 2a और ये 3 हो जाएगा 3a cos 30, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है प्लस के कैप हो जाएगी। अब आपको सारों को जोड़ देना है, अब आपको सारों को जोड़ देना है। मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर है? आपको सारों को जोड़ देना है इन्फिनिटी तक। यानी अगर मैं नेट की बात करूं तो वो क्या होगा, μ0I/4π a cos 30 प्लस के कैप प्लस में μ0I/4π 2a cos 30 माइनस के कैप प्लस में μ0I/4π 3a cos 30 प्लस के कैप, और ये सिलसिला जारी रहेगा अनंत काल तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक। इसको सॉल्व किया जाए। प्लस के कैप को बाहर में हम देख लेंगे क्या होगा। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो यार, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये कॉमन ले लो यार। μ0I/4π a cos 30, ये मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या आ गया 1, प्लस में था, माइनस इसको दे दो तो -1/2, ठीक है, ध्यान देते रहना भाई। माइनस इसको दे दिया -1/2, प्लस इसको दे देना। इसमें से क्या क्या कॉमन ले लिया, सारा कॉमन ले लिया 1/3 छोड़ के। फिर यहाँ पर माइनस इसको दे दे 1/4, प्लस इसको दे दे 1/5, माइनस इसको दे दे। ये इन्फिनिटी तक सिलसिला जारी रहेगा और आपको ऑप्शन दिखेगा, आप आंसर आराम से टिक मार्क कर देंगे। अब बस आपको लास्ट फाइनल स्टेप में आपको ये बताना है कि यहाँ पर के कैप जो है वो प्लस के कैप होगा या माइनस के कैप, डायरेक्शन ध्यान देना, मतलब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस ये बता देना भाई, बस ये बता देना भाई। तो मैंने बोला यार एक में से आधा गया, यानी आधा में कुछ मैंने जोड़ा तो थोड़ा बड़ा हो गया, आधे में से और छोटा कुछ घटाया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसमें फिर थोड़ा सा जोड़ा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एट द एंड रिजल्ट मेरा पॉजिटिव ही होने वाला है। या फिर ऐसे सोचिए, एक में से आधा घटाया पॉजिटिव, पॉजिटिव में किसी छोटे चीज़ में और छोटा घटा दिया, छोटे में से और छोटा घटा दिया, 1/4 छोटा है ना भाई, तो ये भी पॉजिटिव। इसके आगे वाला 1/6 जो आएगा ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो एंड रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आने वाला है। प्लस के कैप इज द आंसर, प्लस के कैप इज द आंसर। क्या ये बात क्लियर होगी भाई? तो ये आपको जो MCQ में है वो LN2 के सीरीज में आपको दिखेगा, LN1+X के सीरीज में आपको दिखेगा ये, लेकिन यहाँ तक कॉन्सेप्ट है, उसके आगे तो मैथ्स से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मुझे समझाना आपका काम है। आज का वीडियो आशा है आपको पसंद में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक तो हम भी करने को कहेंगे नहीं, चुपचाप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।